Hello students, welcome back to Expansion Path Academy. My name is Manisha. I am your business studies educator. So in last session, we have completed our fourth function of management, that was directing. To begin with today, we are going to complete with our last function of management, that is controlling. तो आपके functions of management planning से start हुए थे बच्चे. Planning, organizing, staffing, directing. यहाँ तक हम कर चुके हैं previous sessions में. आज की क्लास में हम कंट्रोलिंग करेंगे और कंट्रोलिंग तक हमारे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फिनिश हो जाएंगे और वी विल बी कंक्लूडिंग आवर पार्ट ए बिजनेस स्टडीज. ठीक है, उसके आफ्टरवर्ड्स वी विल बी डूइंग आवर पार्ट बी बिजनेस स्टडीज. ठीक है, सो बिगिनिंग विद कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, किसी चीज को लिमिट करना. विच मीन्स वेन यू आर डूइंग समथिंग, तो जो चीज अननेसेसरी हो रही है, जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है, उसको आप एलिमिनेट कर दो, कंट्रोल कर दो. दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग की बात करें, इट मीन्स ensuring दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स. प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है, उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग. सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं. मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप है, चाहे मिडिल है, चाहे लोअर है, नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शंस टू कीप अ कंट्रोल ओवर देयर एक्टिविटीज इन देयर एरियाज. कंट्रोलिंग करना जरूरी इसीलिए है बिकॉज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो सके. इट इज अ फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन. वाई सो? बिकॉज हमारा जब प्लानिंग स्टार्ट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग तक हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फिनिश नहीं होता है. कंट्रोलिंग फिर हमें प्लानिंग से लिंक करता है ना. कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट होता है. तो इट्स अ रेपिटेटिव साइकिल विच हैज टू बी वर्क ऑन. ओके, तो ये वो फंक्शन है जहां पे मैनेजमेंट साइकिल दोबारा प्लानिंग तक लेकर आता है. कंट्रोलिंग फंक्शन में इट फाइंड्स आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड्स. कंट्रोलिंग में ये पता चलता है कि जो हमने बेंचमार्क सेट किया था वर्सेस जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है, उसमें क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंस है. एनालाइज द कॉजेज ऑफ सच डेविएशन, क्या कारण है उन डिफरेंसेस के, क्यों वो डिफरेंसेस आए हैं, एंड अटेम्प्ट्स टू टेक करेक्टिव एक्शंस बेस्ड ऑन द सेम. और जो भी कारण है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद यू नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन कि कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है. तो ये सब आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस में आता है. ओके, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. सो इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, व्हाई कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट. बच्चा, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, सबका एक इंपॉर्टेंस तो हमेशा रहेगी, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ये तो लिख के चलो आप, है ना. सो पहला क्या है? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो गोल हमने पहले सेट किया था, क्या हम उसको अकम्प्लिश कर पाए हैं? उसको अकम्प्लिश करने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है. जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो हमने बेंचमार्क सेट किया था उसको मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस से कि क्या वो सही आया है या नहीं. ठीक है. मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. कंट्रोलिंग का मतलब ही यही है कि जहां पे आपको लग रहा है कि अननेसेसरी वेस्टेज जा रहा है, उसको मिनिमाइज करना, उसको कंट्रोल करना. तो कंट्रोलिंग की हेल्प से आप रिसोर्सेज की वेस्टेजेस को कम कर सकते हो. नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन को इंप्रूव करना. वो कैसे होगा? एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉयज को पहले से ही पता हो कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है करने के लिए और क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस है बिजनेस को लेके, जिसके बेसिस पर वो उनको अप्रेज किया जाएगा, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा. इसीलिए मोटिवेट उनको बेटर परफॉर्म करने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा. ओके, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ऑर्डर और डिसिप्लिन भी क्या थे? आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो कंट्रोलिंग की हेल्प से आप ये चीज देखोगे कि एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन देयर राइट प्लेस. डिसिप्लिन मींस क्या है? यू हैव टू ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट हैज बीन प्री डिटर्मिन्ड. ओके, दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग की हेल्प से ये होता है. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग की हेल्प से इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. एक्शन में कोऑर्डिनेशन आए, सारे एफर्ट्स को हम सिंक्रोनाइज कर पाए, वो हम कंट्रोलिंग की हेल्प से करते हैं. ठीक है. क्यों करते हैं? क्योंकि कंट्रोलिंग सारी एक्टिविटीज को करेक्टली डायरेक्ट करता है इन द वे दैट हैज टू बी डन करेक्टली.
ठीक है, सो दैट्स वाई सारे एफर्ट्स को एक जगह लेके आता है, जहां मिनिमाइजेशन चाहिए अननेसेसरी एक्टिविटीज का, वहां वो मिनिमाइजेशन करेगा। ओके, आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद योर प्लानिंग। तो वी हैव स्टडीड कि कंट्रोलिंग फंक्शन के खत्म होने के बाद जस्ट आपका प्लानिंग दोबारा शुरू हो जाता है, और कंट्रोलिंग में हम देखते भी हैं कि जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आया है या नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस के रीजन को जानना और करेक्ट करना उनको, है ना। सो वो सारी चीजें कहाँ आती हैं, आपकी कंट्रोलिंग और प्लानिंग से लिंक होकर आती हैं। तो planning and controlling are inseparable twins of management. A system of control presupposes the existence of certain standards. वो क्या हो सकते हैं? These standards of performance which serve as the basis of controlling as provided by planning. Planning के according जो भी आपके standards थे which you have been met, तो उसको आप controlling में ascertain करते हो क्या वो correctly receive किए गए हैं, accomplish किए गए हैं या नहीं. Okay. Once a plan becomes operational, controlling is necessary to monitor the progress. जैसे ही आप प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप चीजों को कंट्रोल करो, ठीक है, सही टाइम पे उनको मॉनिटर करो ताकि आप रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम कर सको। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल, ठीक है, मेजर इट, डिस्कवर डेविएशंस एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स। आगे, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। तो प्लानिंग आपने बनाया पर कंट्रोल नहीं किया तो इट्स मीनिंगलेस, राइट। सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। सो अगर जहां प्लानिंग ही नहीं होगा तो कंट्रोल किस चीज को करोगे, है ना। दैट्स व्हाई दे आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। व्हेन देयर इज नो प्लान देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। जहां प्लान ही नहीं होगा वहां कंट्रोलिंग का बेसिस ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी से कि आपका जो प्लानिंग है दैट इज अ लुकिंग फॉरवर्ड फंक्शन, आगे, क्योंकि कंट्रोलिंग उसके बाद होगा, और कंट्रोलिंग इज अ लुकिंग बैकवर्ड फंक्शन, क्योंकि कंट्रोलिंग में आप प्लान्स के अकॉर्डिंग चलते हो, क्या प्लान्स आपने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग आप यू आर जजिंग द एक्यूरेसी, ठीक है। सो ओके, प्लानिंग क्या है आपका, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बिकॉज यू हैव टू डू द मेंटल टास्क for planning, right, which seek consistent, integrated and articulated programs. लेकिन कंट्रोलिंग में ये चेक किया जाता है कि जो डिसीजंस थे वो सही तरीके से लिए गए हैं या नहीं। ओके, प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टेड होता है, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव होता है। प्रिस्क्रिप्टिव क्या है कि पहले से आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो ऐसे ऐसे होगा। कंट्रोलिंग में क्या, इवैल्यूएटिव, यू आर नाउ जजिंग क्या वैसा हुआ है जैसा प्लान किया था। Planning is looking ahead while controlling is looking back. Planning involves looking ahead and forward-looking function, लेकिन controlling में क्या है, it's a post-mortem of past activities. जो activities आप करते आए हो direction से लेके अब तक, उनके correction judge करना, performance judge करना, क्या वैसा ही outcome receive हुआ है जैसा कि presume किया था, ठीक है। That's why they are interlinked with one another. आगे चलते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो कंट्रोल कैसे करेंगे, पहला स्टेप है हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हमें कैसी परफॉर्मेंस चाहिए थी उसका बेंचमार्क सेट करना। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट क्वांटिटेटिव फॉर्म एज क्वालिटेटिव फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में आपके स्टैंडर्ड सेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो कॉस्ट क्या लगेगी, रेवेन्यू क्या अर्न किया है, प्रोडक्ट यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं, कितने सोल्ड किए हैं, कितना टाइम लगा है टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सारे के सारे आपके किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में आते हैं। गुडविल इंप्रूव करना, मोटिवेशन लेवल बढ़ाना, ये सारे आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है। सो पहले से आपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को सेट करना, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आफ्टर डूइंग दिस, उसके बाद क्या है, आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करना। जो आपने परफॉर्मेंस सेट किया था उसके कंपैरेटिवली, उसके अगेंस्ट जो भी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है उसका क्या रिजल्ट है उसको मेजर करना, ठीक है। तो परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर
कुछ टेक्निक्स होती हैं मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, जैसे हम कहें पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, जिनकी हेल्प से आप परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई या मेजर कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि काम खत्म होने के बाद नहीं आप मेजर कर रहे हो, काम करते करते उसी दौरान यू नीड टू मेजर द परफॉर्मेंस यूजिंग दीज टेक्निक्स। ठीक है, measurement of performance of an employee may require preparation of performance report by a superior। एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी, उसमें मेजर किया जाएगा कि कैसा परफॉर्मेंस है इस सबॉर्डिनेट का, what has been presumed earlier, what has been actually achieved, what are the deviations, what are the causes of deviations and how to correct them। तो वो सारी की सारी चीजें रिपोर्ट में बनेंगी। ओके, तो मेजरमेंट जो होता है वो अलग अलग जैसे अलग अलग रेशियोज में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद अगला स्टेप आता है कंपेयर करना। ठीक है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है उसको बेंचमार्क से कंपेयर करना। तो इसमें क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। Such comparison will reveal the deviation between actual and desired results। और इस कंपैरिजन से पता चलेगा कहाँ कमी आई है। ठीक है, कंपैरिजन करना तब आसान हो जाता है जब आप उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में करते हो, जिसमें मेजर करना इजी हो। ओके, तो कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, एनालाइजिंग डेविएशंस। दिस मींस कमियों का पता लगाना। ठीक है, कमियों का पता लगाना, कहाँ कहाँ यू आर लैकिंग, दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग द डेविएशंस। ठीक है, कुछ डेविएशंस होते हैं परफॉर्मेंस में जिनको सारी एक्टिविटीज में एक्सपेक्ट किया जाता है, इसीलिए उनको इंपॉर्टेंट होता है कमियों को एनालाइज करना। ऑल्सो डेविएशंस इन की एरियाज ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कंपेयर टू डेविएशंस इन सर्टन इनसिग्निफिकेंट एरियाज। अब डेविएशंस हर एस्पेक्ट में आ सकते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, देखो एक है आपके पास क्रिटिकल, ओके, एक है आपके पास क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल? ये ना ही इकोनॉमिकल है ना ही इजी है। जब आप हर एक एक्टिविटी के ऊपर चेक करो, है ना, हर एक एक्टिविटी पे चेक रखना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए आप क्या करते हो, जो आपके एस्पेक्ट्स बहुत क्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सिर्फ उन पे चेक रखते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल, है ना। So control should focus on key result areas which are critical to the success of the organization। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन की एरियाज पे फोकस करना। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में लेबर की कॉस्ट में 5% का इंक्रीज आया, ठीक है, मे बी मोर ट्रबलसम देन अ 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। दो चीजों में इंक्रीज आया, पोस्टल चार्जेस 15% से बढ़े और लेबर चार्जेस 5% से बढ़े। नुकसान दोनों में है, लेकिन ज्यादा नुकसान किसमें, लेबर चार्जेस का जरा सा भी इंक्रीज होना। क्यों? क्योंकि आपका सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा कौन, लेबर। क्रिटिकल पॉइंट एरिया क्या हुआ आपका, लेबर की कॉस्ट में इंक्रीज होना। ओके, सेकेंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कुछ छोड़ के, कुछ चीजें छोड़ के। This is based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing। If you want to control everything, actually you are controlling nothing। ठीक है, so, उस केस में क्या होता है, thus only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to notice of management। इसीलिए कुछ ऐसे deviations जो significant होते हैं for the success of the organization, सिर्फ उनको ही consider किया जाएगा, उनको ही कंट्रोल करके मैनेज किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ओके, ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स थे आपके वेयर यू कैन एनालाइज द डेविएशंस, कि कैसे आप कमियां एनालाइज कर सकते हो। अब कमियों को एनालाइज करने के बाद उनको सही करना जरूरी है, विच मीन्स टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हियर no corrective action is required when the deviations are within acceptable limits।
क्योंकि एज पर आई सेड अर्लियर कि बहुत सारी इनसिग्निफिकेंट एरियाज होते हैं, सबको कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो उनके लिए कुछ भी आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. हाउएवर, लेकिन व्हेन द डेविएशंस गो बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज, लेकिन जब एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर चले जाती है आपके डेविएशंस, तो इट डिमांड्स इमीडिएट मैनेजरियल, तो उस टाइम पे आपको कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है. इसीलिए करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इफ द प्रोडक्शन टारगेट कुड नॉट बी मेट. सो अगर ऑब्जेक्टिव्स आपके प्रॉपरली मेट नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको यू शुड गिव ड्यू ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू करेक्ट योर डेविएशंस. ओके, दैट्स वाई. सो हमने ये सीखा कंट्रोलिंग प्रोसेस में कि हमें सिर्फ उन की एरियाज पे फोकस करना है कंट्रोल करने के लिए विच आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. दोज हु आर इनसिग्निफिकेंट दे हैव टू बी इग्नोर्ड. ठीक है, बिकॉज दे विल बी कंसिडरिंग अंडर योर एक्सेप्टेबल लिमिट्स. दैट्स वाई आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? योर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. उसके बाद क्या था? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. उसके बाद क्या था? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स. देन यू नीड टू एनालाइज द डेविएशंस यूजिंग योर critical point control and management by exception. ठीक है, because you cannot control all of the components that has been required by the organization. It is almost impossible to control each and every aspect. So the insignificant ones have to be just let them go because they are insignificant to your production limit. ठीक है, only the significant ones have to be deal with. Then the final step is to take corrective action towards those aspects which are significant to your business. Okay, so ये था आपका controlling का process. So we have completed our controlling chapter as well till this. ठीक है, we have done the meaning, the features, the relationship between your controlling and planning, how they're interrelated, interconnected. ठीक है, then we have done the controlling process. Hopefully you have understood all the topics that has been done in today's session and you guys have liked my way of teaching. I request you, I urge you all to like, subscribe and share more and more with your known ones. Okay? This gives a sense of motivation to us as well. Okay? Thank you so much for today. See you in next session with the next part of business study.